ऑलराइट बच्चों, रोज की तरह आज भी सबसे पहले डिस्कस करेंगे पिछले सेशन में दिए गए होमवर्क प्रॉब्लम्स। पिछले सेशन में मैंने आपको ये वाला प्रॉब्लम दिया था, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो ये आपका पहला होमवर्क प्रॉब्लम था पिछले सेशन में। प्रॉब्लम मैं एक बार दोबारा से समझा रहा हूँ, फिर सोल्यूशन बताऊंगा। एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और ये जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी है 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसकी जो डायामीटर है वो 10 सेंटीमीटर और हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो हाइट बता रखी है, डायामीटर बता रखा है। तो डायामीटर यानी रेडियस मिल गया, हाइट मिल गई, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आप बेसिकली सिलेंडर का वॉल्यूम जानते हो और डेंसिटी दी है, तो वॉल्यूम और डेंसिटी से मास आ जाता है। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। तो हमें ये जो ऑब्जेक्ट है इसके बारे में सब पता है। इसका वॉल्यूम पता है, इसकी हाइट और रेडियस पता है। हाइट और रेडियस से ही वॉल्यूम आएगा। इसकी डेंसिटी बताई है तो मास भी आ जाएगा। सब कुछ पता है इसके बारे में। सपोर्टेड बाय अ स्प्रिंग, तो ये एक स्प्रिंग की मदद से लटक रहा है। इट इज सपोर्टेड, स्प्रिंग ने इसको सपोर्ट किया है। एंड इज हाफ डिप्ड इन वाटर, पानी में आधा डूबा है। आधा डूबा मतलब आधी हाइट डूबी, या कह लो आधा वॉल्यूम डूबा है। तो आधा पानी में है, आधा पानी के बाहर है। स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 500 न्यूटन पर मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 500 न्यूटन पर मीटर दी है। तो आपको बताना क्या है, फाइंड इलांगेशन ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग में कितना खिंचाव आएगा बताओ, स्प्रिंग कितना खींचेगी पता लगाओ। तो चलिए प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में इरेज कर रहा हूं, किसी बच्चे ने अगर नोट ना किया हो तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो हम बनाएंगे सीधे सीधे एफबीडी ऑफ सिलेंडर। ये जो सिलेंडर है इसकी एफबीडी बनाएंगे। तो स्प्रिंग खींची है तो स्प्रिंग का ऊपर की तरफ फोर्स होगा kx। मान लेते हैं स्प्रिंग x खींच रही है, तो अगर स्प्रिंग x खींचेगी तो स्प्रिंग का फोर्स kx होगा। इसका अपना वेट है mg और पानी से इसको अपथ्रस्ट मिलेगा। और इक्विलिब्रियम में बोला गया है इलांगेशन बताइए। इक्विलिब्रियम मतलब सारे फोर्स बैलेंस हैं। तो ऊपर वाला फोर्स kx और अपथ्रस्ट, नीचे वाले फोर्स mg के साथ बैलेंस हो रहा है। तो सिंपल सी बात ये है, mg इक्वल टू kx प्लस अपथ्रस्ट। mg की वैल्यू रखते हैं तो मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच इंटू सिलेंडर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। रोसी लिख रहा हूं, क्वेश्चन में 8000 बताइए। तो ये हो गया मास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इंटू जी। इट इज इक्वल टू के एक्स। के तो दिया ही हुआ है, एक्स हमें फाइंड करना है, प्लस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट बताता है कौन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल बड़ी सिंपल बात कहता है, डिस्प्लेस होने वाले लिक्विड का वजन होता है अपथ्रस्ट। लिक्विड कितना डिस्प्लेस होगा, जितना सॉलिड डूबेगा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है हाफ डिप्ड, आधा डूबा है। तो इसका मतलब आधा जो वॉल्यूम है वो पानी के अंदर घुस गया सिलेंडर का, और आधा वॉल्यूम अंदर घुसा है, यानी आधे वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस होगा। तो इतना वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस हुआ है, और जो पानी डिस्प्लेस हुआ उसका वजन ही अपथ्रस्ट है। तो इतना वॉल्यूम पानी डिस्प्लेस है, इस पानी का वजन चाहिए। तो वॉल्यूम में डेंसिटी मल्टीप्लाई करोगे पानी की, और वजन चाहिए तो जी मल्टीप्लाई करोगे। ये अपथ्रस्ट है। अब ये वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन आ जा रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। जी भी कॉमन आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे रो सी है पॉजिटिव, और राइट हैंड साइड पे रो वाटर बाई 2, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लाओगे नेगेटिव हो जाएगा, इनटू जी। इट इज इक्वल टू के एक्स। लो एक्स की वैल्यू आ गई, और यही एक्स ही हमसे पूछा गया है।
elongation in the spring is, तो स्प्रिंग का जो elongation है ये k को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे रख देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो सी माइनस रो वाटर बाई 2 इंटू जी बाई के। ये है स्प्रिंग के एलोंगेशन की वैल्यू, यानी यही है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब आपको रेडियस दिया है तो रेडियस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। सिलेंडर की हाइट आपको बताई है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बना के सब्स्टिट्यूट कर देना। सिलेंडर की डेंसिटी 8000 एमकेएस सिस्टम में दी है तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। पानी की डेंसिटी 1000 होती है, याद कर लो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब एमकेएस सिस्टम में। तो वाटर की डेंसिटी को 1000 रखोगे, जी की वैल्यू 10 रख दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और के की वैल्यू 500 बताइए। सारी वैल्यूज को रखना है, कैलकुलेशन करना है, तो न्यूमेरिकल आंसर बन जाएगा। कैलकुलेशन करना मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। मैं कैलकुलेशन क्यों करूं? मेरे सभी स्टूडेंट्स अच्छे हैं भाई, टैलेंटेड हैं, कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं सारे बच्चे। तो मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको कैलकुलेशन सिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको फिजिक्स सिखाने आया हूं। तो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं, वो खुद कर लीजिए। फाइनल न्यूमेरिकल आंसर निकालना आपकी जिम्मेदारी है। मैं सिंबल्स में ही आंसर को छोड़ रहा हूं। तो यही इस क्वेश्चन का सिंबल्स में आंसर है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है वो अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करके देखो कि आपने सही तरह से सोचा कि नहीं सोचा, कहीं कोई गलती तो नहीं कर बैठे आप। अगर कोई गलती हुई है, मेक श्योर कि जो भी गलती हुई वो आप दोबारा रिपीट ना करें। फेयर कॉपी पे सोल्यूशन को नोट करना है अच्छी राइटिंग में, और फेयर कॉपी पे नोट करते समय देखने से बचना है। बिना देखे लिखने की कोशिश करो, इससे ज्यादा समझ आएगा और ज्यादा याद रहेगा। फेयर कॉपी पे पूरा सोल्यूशन सारे बच्चे नोट करो। फिर मैं एक और प्रॉब्लम आज देता हूं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड आपके लिए होमवर्क होगा वो प्रॉब्लम। इसको पहले नोट करिए सारे बच्चे। ऑलराइट बच्चों, तो ये है आप लोगों के लिए आज का आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड होमवर्क प्रॉब्लम मैं समझा दे रहा हूं। एक बर्तन में वाटर और केरोसिन ऑयल को भरा है। तो बेटे वाटर और केरोसिन ऑयल ऐसे लिक्विड है जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, मतलब इनमिसिबल लिक्विड कहते हैं इसको। तो ये दोनों लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते। जैसे दूध में पानी डालोगे तो अच्छे से मिक्स हो जाता है, फिर अलग नहीं होता वो। लेकिन वाटर और केरोसिन ऑयल को एक दूसरे में मिलाओगे, ये मिक्स ही नहीं होते। अच्छा, वाटर भारी है, भारी मतलब डेंसिटी ज्यादा है, तो जब बर्तन में भरोगे तो पानी नीचे बैठ जाएगा और हल्का वाला लिक्विड ऊपर आ जाता है, तो केरोसिन ऑयल पानी के ऊपर जमा हो जाता है। तो एक बर्तन में ऐसा ही है, हमने पानी भरा और केरोसिन ऑयल भरा, तो केरोसिन ऑयल ऊपर है। अब हम एक बर्फ का टुकड़ा डालते हैं, तो जो बर्फ है उसकी जो डेंसिटी है वो केरोसिन ऑयल से ज्यादा होती है। बर्फ की जो डेंसिटी होती है वो केरोसिन ऑयल से ज्यादा होती है। तो क्योंकि केरोसिन ऑयल से ज्यादा डेंसिटी है, तो जब हम बर्फ को डालेंगे तो बर्फ केरोसिन ऑयल में डूबने लगती है। लेकिन बर्फ की डेंसिटी पानी से कम है, तो पानी में वो नहीं डूबती है। तो जब आप बर्फ का टुकड़ा डालोगे तो वो केरोसिन ऑयल में तो बैठने लगेगा, लेकिन पानी में वो नहीं घुसेगा। मतलब क्या हुआ? वाटर और केरोसिन ऑयल के बीच में वो तैरेगा, तो थोड़ा वाटर में रहेगा, थोड़ा केरोसिन ऑयल में रहेगा। तो एक बर्फ का हमने क्यूब लिया, एक हमने क्यूब ऑफ आइस लिया, और ये जो क्यूब ऑफ आइस है ये थोड़ा वाटर में थोड़ा केरोसिन ऑयल के में घुसा हुआ है, फ्लोट हो रहा है, डूबा नहीं है। क्योंकि वाटर में तो बर्फ डूबती नहीं है, 90% ही डूबती है ना, 10% बाहर रहती है, हमने कैलकुलेट किया था पहले। तो फ्लोट्स, ये जो हमारा आइस का क्यूब है, अभी ये कैसे फ्लोट हो रहा है? वाटर और केरोसिन ऑयल के बीच में। फ्लोट्स पार्टली इन वाटर एंड पार्टली इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल को शॉर्टकट में के ऑयल लिखा है एज शोन इन फिगर। तो आपको पता लगाना है, फाइंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्स्ड इन वाटर टू दैट इन केरोसिन ऑयल। ये जो आइस है इसका जो वॉल्यूम वाटर के अंदर है और जो केरोसिन ऑयल के अंदर है, उन वॉल्यूम का रेशियो बताना है। और आपको गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन ऑयल इज 0.8 एंड दैट ऑफ आइस इज 0.9।
स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है मैं कई बार बता चुका हूं। स्पेसिफिक ग्रेविटी का दूसरा नाम होता है रिलेटिव डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है मटेरियल की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी का रेशियो। तो केरोसिन ऑयल की जो डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वो 0.8 है, यानी केरोसिन ऑयल की डेंसिटी और पानी की डेंसिटी का ये रेशियो है 0.8। उसी तरह जो आइस है उसकी डेंसिटी और पानी की डेंसिटी का रेशियो 0.9 है। पता लगाना है वाटर में घुसा हुआ वॉल्यूम और केरोसिन ऑयल में घुसे हुए आइस की वॉल्यूम का रेशियो चाहिए। तो ये आप लोगों के आज का होमवर्क है, आसान प्रॉब्लम है। देखते हैं नेक्स्ट सेशन में कितने बच्चे सही कर पाते हैं। होमवर्क प्रॉब्लम नोट कर लीजिए। ऑलराइट बच्चों, पिछले सेशन में बर्नौलीज थ्योरम पर बेस्ड ये वाला प्रॉब्लम मैंने दिया था आप लोगों को एज योर होमवर्क। तो अब इस वाले प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन आपको सिखाने जा रहा हूं। जिन बच्चों ने होमवर्क किया है वो अपने सोल्यूशन को मेरे सोल्यूशन से मैच करवा लीजिए और देखिए कि आपका सोल्यूशन सही है या नहीं। सबसे पहले तो मैं प्रॉब्लम आपको एक बार दोबारा समझा दे रहा हूं। प्रॉब्लम क्या था ये, तो आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो आपको कैलकुलेट करना है ऑफ ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन की डेंसिटी आपको बताई गई है क्वेश्चन में 1.25 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो क्वेश्चन में दिया हुआ डेटा मैं नोट कर रहा हूं। आपको ग्लिसरीन की डेंसिटी दे रखी है 1.25 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और आपको कैलकुलेट करने को कहा गया है रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का हम लोग सिंबल लेते हैं कैपिटल आर, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ाते समय मैंने सिखाया था कि रेट ऑफ फ्लो का मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है। तो जब ये ट्यूब है, ट्यूब में ग्लिसरीन जब फ्लो करेगा तो कितना वॉल्यूम ग्लिसरीन का पर सेकेंड किसी क्रॉस सेक्शन से गुजरता है, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। एक बार फिर से बता रहा हूं कि रेट ऑफ फ्लो क्या चीज होती है। जब ग्लिसरीन को फ्लो करवाया जाएगा ट्यूब में, तो किसी क्रॉस सेक्शन से जितना वॉल्यूम गुजरेगा पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट टाइम किसी क्रॉस सेक्शन से जो वॉल्यूम गुजरता है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, उसको कहते हैं रेट ऑफ फ्लो। वैसे भी आप लोग जानते हो कि जब भी रेट बोला जाता है, फिजिक्स में बोला जाता है रेट, उसका मतलब ही होता है पर सेकेंड, पर यूनिट टाइम। तो जब हम रेट कहते हैं तो रेट का मतलब है पर सेकेंड, और फ्लो का रेट यानी वॉल्यूम पर सेकेंड जो किसी क्रॉस सेक्शन से पास करता है फ्लो के दौरान, उसे हम रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। तो मैथमेटिकली वॉल्यूम का ये रेट है, और बहुत बार मैंने बताया है जिसका रेट है उसका डिफरेंशिएशन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वॉल्यूम का रेट यानी वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, उसे हम रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो का ये मीनिंग है, दिस इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ फ्लो। दिस इज व्हाट रेट ऑफ फ्लो मीन्स। अब बच्चों दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है रेट ऑफ फ्लो का मीनिंग क्या है, तो दैट इज दिस, और दूसरा होता है इसकी वैल्यू क्या है। तो रेट ऑफ फ्लो की जो वैल्यू होती है वो होती है A इंटू वी। ये मैंने समझाया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ाते समय कि A इंटू वी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप देख रहे हो उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जो स्पीड रहती है फ्लूइड की, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड फ्लो वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट ही रेट ऑफ फ्लो की वैल्यू होता है। तो बच्चों दो चीजें होती, एक होता है रेट ऑफ फ्लो का मीनिंग क्या है, और एक होता है उसकी वैल्यू क्या है। और फिजिक्स में ऐसा बहुत बार होता है कि एक क्वांटिटी है, उसका मीनिंग क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज फिजिक्स में होती हैं। तो आपको चीज क्लियर होनी चाहिए, जब कहा जाएगा रेट ऑफ फ्लो का मीनिंग क्या है, तो आप कहते हो कि रेट ऑफ फ्लो का मीनिंग है वॉल्यूम फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड। ये मीनिंग है उसका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ फ्लो?
वॉल्यूम फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, यानी वॉल्यूम का रेट, और रेट मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वॉल्यूम जो पर सेकेंड गुजरता है किसी क्रॉस सेक्शन से, वो होता है रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो का ये मीनिंग है। और दूसरी चीज है इसकी वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू है a इंटू वी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने सीखा है कि a1v1 इक्वल टू a2v2, और वहां मैंने ये समझाया था कि ये जो a1v1 है ये ट्यूब में एंटर होने वाला वॉल्यूम है पर सेकेंड, और ये जो a2v2 है ये ट्यूब से बाहर निकलने वाला वॉल्यूम पर सेकेंड है। तो जनरली a इंटू वी क्या है, किसी क्रॉस सेक्शन से पर सेकेंड गुजरने वाला लिक्विड का वॉल्यूम, और पर सेकेंड गुजरने वाला जो वॉल्यूम है उसी को रेट ऑफ फ्लो कहते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो की ये वैल्यू है। तो फिजिक्स में बच्चों ऐसा बहुत बार होगा, मैं आपसे कहूंगा इसका मीनिंग क्या होता है, तो आप मुझे मीनिंग बताओगे, वो अलग चीज है, और मैं पूछूंगा इसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू अलग चीज है। क्या सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया कि जब मीनिंग कहेंगे तो अलग चीज कह रहे हैं, और जब हम कहेंगे उसकी वैल्यू तो वो अलग चीज कह रहे हैं। तो मीनिंग का मतलब है उसकी डेफिनेशन, व्हाट डज दैट मीन, सिंपल सी बात है। मीनिंग का मतलब है कि उसका मतलब क्या हुआ। तो रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है, रेट ऑफ फ्लो के मायने क्या है, तो रेट ऑफ फ्लो के मायने हैं किसी क्रॉस सेक्शन से पर सेकेंड पास होने वाला वॉल्यूम, ये उसका मतलब है, उसका मीनिंग है। लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होती है रेट ऑफ फ्लो की, वो होती है a इंटू वी। तो मैं चाहता हूं कि आगे भी जरूरत पड़ेगी हम इस तरह की बात फिर से करेंगे, जब मैं आपसे ये कहूंगा कि मीनिंग क्या है और वैल्यू क्या है। तो मैं चाहता हूं कि आज सारे बच्चों को ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हम किसी क्वांटिटी का मीनिंग बोल रहे हैं तो वो अलग चीज बोल रहे हैं, मीनिंग इज डिफरेंट एंड वैल्यू इज डिफरेंट। तो मैं चाहता हूं ये चीज सारे बच्चों को तुरंत यहां पे क्लियर हो जानी चाहिए, अभी के अभी। दूसरी चीज जो मैं चाहता हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए वो ये है, आपको अभी अभी मैंने समझाया है कि मीनिंग इज डिफरेंट एंड वैल्यू इज डिफरेंट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक और चीज मैं इसी जगह बताना चाहता हूं बच्चों, मीनिंग विल नेवर चेंज। रेट ऑफ फ्लो का मीनिंग क्या है, तो मीनिंग तो कभी नहीं बदलेगा। रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है वॉल्यूम पर सेकेंड, वॉल्यूम क्रॉसिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूब पर सेकेंड। तो रेट ऑफ फ्लो का जो मीनिंग है वो कभी नहीं बदलेगा। तो मीनिंग जो होता है किसी क्वांटिटी का, मीनिंग तो वही रहेगा हमेशा, मीनिंग कभी नहीं बदलता, लेकिन वैल्यू बदल सकती है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वैल्यू हो सकती है। मैं चाहता हूं इस चीज को आप लोग समझें। तो जो रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो का मीनिंग हमेशा यही रहेगा, मीनिंग कभी नहीं बदलेगा, राइट। तो मीनिंग हमेशा वही रहेगा, लेकिन जो वैल्यू है वो सिचुएशन टू सिचुएशन बदल सकती है। तो जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में रेट ऑफ फ्लो की यही वैल्यू हो, a इंटू वी हमेशा हो। मैं आपको याद दिलाता हूं, जब मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ाया था वहां मैंने एक वर्ड यूज किया था, फॉर आइडियल फ्लूइड। तो ये जो वैल्यू लिखी है a इंटू वी, ये वैल्यू आइडियल फ्लूइड के लिए लिखी है। तो हो सकता है कि अगर नॉन आइडियल फ्लूइड हो तो वैल्यू कुछ और आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आएगी, मैं कह रहा हूं हो सकता है आए। तो नॉन आइडियल फ्लूइड के लिए वैल्यू कैन बी डिफरेंट। तो मैं चाहता हूं कि ये बात सारे बच्चे समझें और दिमाग में रखें कि किसी क्वांटिटी का मीनिंग कभी नहीं बदलता, मीनिंग तो जो है वही रहेगा। तो मीनिंग कभी नहीं बदलता है। हां, वैल्यू जो होती है वो सिचुएशन टू सिचुएशन बदलने वाली चीज होती है। तो वैल्यू का जो ये एक्सप्रेशन है, वैल्यू चेंज हो सकती है। चलिए अब इस क्वेश्चन पर वापस लौटते हैं। तो जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, हमें ग्लिसरीन का रेट ऑफ फ्लो फाइंड करने का टास्क दिया जा रहा है, और ये जो ग्लिसरीन है वो
कोनिकल सेक्शन ऑफ अ पाइप में जा रही है। तो एक पाइप है, जैसा कि आप डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है, पाइप का जो ये सेक्शन है, सेक्शन मतलब पार्ट, तो पाइप का जो ये सेक्शन है ये कोनिकल शेप का है, थोड़ा सा कोन की तरह है, लेकिन कंप्लीट कोन नहीं है, यहां से काटा गया है ये, तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट कोन। अगर कंप्लीट कोन होगा तो आगे जाके पूरा बंद हो जाएगा ना, फिर फ्लो कैसे होगा। तो इट इज ओनली अ सेक्शन ऑफ कोन। तो कोनिकल सेक्शन ऑफ पाइप है और इस पाइप में ग्लिसरीन को फ्लो कर रहे हैं और आपको रेडियस दिया है, रेडियाई ऑफ इट्स एंड्स 0.1 मीटर एंड 0.4 मीटर। तो एक तरफ का रेडियस, एक एंड का रेडियस 0.4 मीटर है और दूसरे एंड का जो रेडियस है 0.1 मीटर है। तो मैं रेडियस लिख रहा हूं, रेट ऑफ फ्लो फाइंड करना है, रेडियस। तो डायग्राम में जो R1 है वो बड़ा वाला रेडियस है, तो R1 इज 0.4 मीटर और जो R2 है वो छोटा वाला रेडियस है 0.1 मीटर। और एक चीज और दी है, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस इट्स लेंथ इज 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो पाइप है, ये जो पाइप का कोनिकल सेक्शन है, इस सेक्शन के अक्रॉस जो प्रेशर का डिफरेंस है वो 10 पास्कल है। प्रेशर का डिफरेंस दे रखा है 10 पास्कल। तो क्या आप बता सकते हो कि ये P1 प्रेशर ज्यादा है या P2? चलो मैं बता देता हूं। मैंने आपको सिखाया था जहां स्पीड ज्यादा होती है वहां प्रेशर कम होता है हॉरिजॉन्टल फ्लो के दौरान। तो स्पीड यहां पे ज्यादा होगी क्योंकि यहां एरिया कम है तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये V2 वाली स्पीड बड़ी है, तो ये P2 वाला प्रेशर फिर छोटा है, स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम। तो कम प्रेशर P2 है और बड़ा प्रेशर P1 है, और जो डिफरेंस है तो बड़ा प्रेशर माइनस छोटा प्रेशर, प्रेशर का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 10 पास्कल। इतनी डिटेल क्वेश्चन में दिया है और रेट ऑफ फ्लो हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। फाइनली क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझा दिया है। क्वेश्चन को मैं इरेज करूंगा और फिर इसका सलूशन आपको समझाऊंगा। चलिए तो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम नाउ। तो आपको जो होमवर्क दिया गया था उसे मैं डिस्कस कर रहा हूं अब। तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करते हैं। यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है कि जो रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो का सिंबल है R, रेट ऑफ फ्लो की जो वैल्यू होती है A1 V1, अभी अभी समझाया मैंने। तो रेट ऑफ फ्लो का सिंबल है R और इसकी जो वैल्यू है वो एक एंड पर हम लिखेंगे A1 V1 और दूसरे एंड पर हम लिखेंगे A2 V2। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक रेट ऑफ फ्लो सेम होता है पूरी ट्यूब के हर क्रॉस सेक्शन पर। तो ये जो A1 V1 है दिस इज इक्वल टू A2 V2, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। यहां से मैं V1 और V2 की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो जो V1 है उसे R बाई A1 लिख दिया मैंने और जो V2 है उसे R बाई A2 लिख दिया। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में रेडियस बताए गए हैं। ये जो R1 रेडियस है बताया हुआ है 0.4 मीटर है, R2 रेडियस 0.1 मीटर है। तो दोनों तरफ जो रेडियस है वो बता रखे हैं, ठीक है।
तो यानी हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का पता है कि ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1 वो कितना है, और दूसरा वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2 कितना है बताया हुआ है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें ऑलरेडी मालूम है, और हमें फाइंड करना है रेट ऑफ फ्लो। तो क्योंकि रेट ऑफ फ्लो फाइंड करना है, इसलिए हमने जो वेलोसिटी है v1 और v2 उसको रेट ऑफ फ्लो के टर्म्स में निकाला है, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ही फाइंड करना है। तो सारी चीजों को हम रेट ऑफ फ्लो के टर्म्स में ले जाएंगे। तो ये सिंपली मैंने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई किया। अच्छा, पता है गुड न्यूज क्या है? एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि जब फ्लूइड फ्लो करता है तो हमारे पास सिर्फ दो ही इक्वेशन है जो मैंने आपको समझाई है, केवल दो ही इक्वेशन है। एक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दूसरी है बर्नौली थ्योरम। तो जब दो ही इक्वेशन है तो क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछा जाए, होना तो इन्हीं दोनों से है, और तो तीसरी इक्वेशन है ही नहीं ना। तो जब इक्वेशन ही दो है तो जो कुछ भी होना है इन्हीं दो इक्वेशन से होना है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने लगा ली है, तो अब दूसरी इक्वेशन बचती है बर्नौली थ्योरम, वो लगा देते हैं, और तो कुछ बचा नहीं। तो जो कुछ भी क्वेश्चन होगा होना तो इन्हीं दोनों इक्वेशन से। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने अप्लाई किया, तो जो v1 और v2 वेलोसिटी है उसको रेट ऑफ फ्लो के टर्म्स में लिख लिया। अब हम बर्नौली थ्योरम लगाएंगे। अच्छा, ये जो फ्लो कर रही है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन फ्लो हो रही है ना, ये हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रही है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है। तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है तो इसलिए मैंने आपको समझाया था कि जब हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है तो बर्नौली थ्योरम में वो जो तीसरा वाला टर्म होता है, पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म, वो हट जाता है। तो फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लो बर्नौली थ्योरम में दो ही टर्म रहते हैं, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये रो GH वाला टर्म चला जाता है, कांस्टेंट हो जाता है वो, और दूसरी तरफ लिखा जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब हमें प्रेशर का डिफरेंस दिया है, P1 माइनस P2 क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं हॉरिजॉन्टल फ्लो के लिए मैंने बर्नौली थ्योरम लगाया है। अब यहां से P1 माइनस P2 को कैलकुलेट करते हैं। तो P2 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, माइनस हो गया, और ये हाफ रो V1 स्क्वायर को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो हाफ रो तो कॉमन ही हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आ गया। अब यहां V2 और V1 की वैल्यू रख देते हैं जल्दी जल्दी, तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं। ये जो P1 माइनस P2 है इसे डेल्टा P लिख दे रहे हैं, प्रेशर डिफरेंस दिया हुआ है, इट इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर। तो V2 स्क्वायर करोगे तो R स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर, माइनस V1 स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर अपॉन A1 का स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो हाफ रो R स्क्वायर को कॉमन ले लिया है हमने, तो ब्रैकेट के अंदर 1 बाई A2 स्क्वायर माइनस 1 बाई A1 स्क्वायर, एलसीएम ले लेते हैं, तो हाफ रो R स्क्वायर इंटू एलसीएम होके ये बनेगा, एलसीएम हो गया तो इस 1 की जगह A1 स्क्वायर हो जाएगा और उधर वाले 1 की जगह A2 स्क्वायर आएगा, तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर। और अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी, R की वैल्यू मतलब रेट ऑफ फ्लो की वैल्यू जो कि हमें चाहिए मिल जाएगी। लेकिन मेरे पास अभी बोर्ड पे स्पेस बिल्कुल नहीं बचा है, तो आप लोग पहले यहां तक का सॉल्यूशन नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर, फिर मैं फाइनल रिजल्ट को लिखने जा रहा हूं। इतना सॉल्यूशन नोट करो और कोशिश करना कि फेयर कॉपी पे जब आप नोट कर रहे हो तो आप देख कर ना लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, बिना देखे कॉपी पर करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जल्दी नोट कर डालो। ओके, अब यहां से हम R की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं।
सो रेट ऑफ फ्लो इज, तो रेट ऑफ फ्लो की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू, तो ये 2 इधर डेल्टा पी के पास आएगा, 2 डेल्टा पी, ये डेल्टा पी है लेफ्ट हैंड साइड में, डिनोमिनेटर से 2 आ गया इधर, और ये जो रो है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय रो, और a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में पहुंचेगा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, हमें चाहिए आर की वैल्यू, तो अंडर रूट, दिस इज द आंसर। एक काम और कर सकते हो, क्वेश्चन में रेडियस दिया है, तो ये जो एरिया है इसको रेडियस के टर्म्स में लिख लो, लिख ही देता हूं मैं। सबसे पहले तो अंडर रूट है, तो ये a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर अंडर रूट के बाहर ले आओ, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो अंडर रूट के बाहर लाओगे तो स्क्वायर हट जाएंगे, तो r की जो वैल्यू है a1 a2 अंडर रूट के बाहर हो गए, a1 a2 अंडर रूट के अंदर क्या है, 2 डेल्टा p डिवाइडेड बाय रो इंटू a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। आप रिजल्ट को यहां पे छोड़ सकते हो, या फिर जो a1 है इसको पाई r1 स्क्वायर और a2 को पाई r2 स्क्वायर लिख सकते हो, तो मैं वो भी कर देता हूं। Now as a1 it is pi r1 square and a2 it is pi r2 square, so rate of flow is r is equal to, देखो क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर, पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर अंडर रूट 2 डेल्टा p डिवाइडेड बाय रो इंटू a1 स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर r1 पावर 4 हो गया, a1 का स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, पाई स्क्वायर r2 पावर 4 हो गया, और ये पूरी चीज अंडर रूट के अंदर है। अब ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में से पाई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट के बाहर पाई स्क्वायर और अंडर रूट के बाहर ले आओ, तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो पाई बन जाएगा, क्योंकि पाई स्क्वायर है, अंडर रूट के बाहर आएगा पाई बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर में एक पाई नजर आ रहा है उससे ये कैंसिल हो जाएगा। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, कोई बड़ी बात नहीं है। सो फाइनल आंसर इज आर की वैल्यू पाई, एक पाई बच गया है, एक पाई कैंसिल हो गया है, तो पाई इंटू r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अंडर रूट 2 डेल्टा p डिवाइडेड बाय रो इंटू r1 पावर 4 माइनस r2 पावर 4, ये है फाइनल रिजल्ट। आप अपने रिजल्ट को यहां भी छोड़ सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में रेडियस दिया है तो ये रेडियस के टर्म्स में ये रिजल्ट है। अब आप यहां पे r1 की वैल्यू रख देना 0.4, r1 की वैल्यू दी है ना 0.4 मीटर, एमकेएस सिस्टम में रखेंगे। r2 की वैल्यू 0.1 मीटर, डेल्टा पी प्रेशर डिफरेंस 10 पास्कल, सब कुछ क्वेश्चन में एमकेएस सिस्टम में ही दे रखा है। डेंसिटी की वैल्यू 1.25 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एमके सिस्टम में दी है, उठा के रख दो। r1 r2 की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू 3.14 रखो, पाई की वैल्यू 3.14 रखने के बाद पूरा सॉल्व करो, कैलकुलेटर से भी कर सकते हो अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ा आलस आए तो। वैसे एग्जाम में आपको कैलकुलेटर यूज करने की परमिशन नहीं है, तो बेटर होगा कि बिना कैलकुलेटर के आप कैलकुलेशन करिए।
लेकिन मेरा काम आपको फिजिक्स सिखाना है, कैलकुलेशन सिखाना तो मेरा काम है नहीं, ठीक है। ना ही आप कैलकुलेशन सीखने के लिए क्लास अटेंड कर रहे हो, आप तो फिजिक्स सीखने के लिए अटेंड कर रहे हो। इसलिए कैलकुलेशन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। मैं सिंबल्स में आंसर निकाल के छोड़ देता हूं। सिंबल्स की वैल्यू रखिए, कैलकुलेशन करिए, ये तो 11th क्लास का हर बच्चा कर ही सकता है। तो दैट इज योर जॉब, मैं यहीं पर छोड़ रहा हूं। और जब आप वैल्यूज रख के सॉल्व करोगे तो सारी वैल्यूज हम एमकेएस सिस्टम में रख रहे हैं, तो आंसर भी एमकेएस सिस्टम में आएगा। तो रेट ऑफ फ्लो की यूनिट क्या होती है? वॉल्यूम पर सेकेंड। तो वॉल्यूम की यूनिट एमकेएस सिस्टम में होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड। टाइम की यूनिट सेकेंड, तो वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो फाइनल आंसर को कैलकुलेट करने के बाद विद यूनिट लिखना है आपको, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड लिखना है। कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है, मैं सिंबल्स में ही आंसर को छोड़ रहा हूं। तो दिस इज द आंसर टू द होमवर्क प्रॉब्लम। जिन बच्चों ने होमवर्क किया था वो अपने सोल्यूशन और मेरे सोल्यूशन को मैच करके देखिए, देख लीजिए, कहीं आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दो ही इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली थ्योरम, गलती की कोई गुंजाइश है नहीं। तो देख लो कहीं कोई गलती आपसे तो नहीं हो रही है। अगर कोई गलती हुई है, अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाए किसी वजह से, तो समझने की कोशिश करो कि आखिर कहां गलती हुई है, आखिर क्यों नहीं सॉल्व हुआ आपसे। और उसके बाद मैं अगला प्रॉब्लम दूंगा आज फिर होमवर्क के लिए, तब जरूर सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग सोल्यूशन को फेयर कॉपी पे अच्छी राइटिंग में नोट करो, बिना देखे नोट करने की कोशिश करना। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम देने जा रहा हूं आज का होमवर्क, इसको नोट करिए फटाफट। ओके बच्चों, तो ये है आप लोगों के लिए आज का बर्नौलीज थ्योरम पर बेस्ड होमवर्क क्वेश्चन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। प्रॉब्लम नंबर 4 है ये। तो इस टाइप के ऑलरेडी मैं 3 प्रॉब्लम समझा चुका हूं। और गुड न्यूज पता है क्या है? गुड न्यूज ये है कि जब लिक्विड फ्लो होता है तो केवल 2 ही इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौली थ्योरम। तो प्रॉब्लम चाहे कुछ भी दिया हो, होना तो इन्हीं दोनों से है। तो जब 2 ही इक्वेशन है तो मुश्किल कैसे हो सकता है? देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। प्रॉब्लम मैं समझा दे रहा हूं। एक ट्यूब है और ये ट्यूब हॉरिजॉन्टल रखी है, यानी हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है। तो बर्नौली थ्योरम में तीसरा टर्म गायब हो जाएगा। तो वाटर फ्लो कर रहा है थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब। तो ये जो ट्यूब है इसमें पानी को फ्लो करवा रहे हैं ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन। डायग्राम में दिख रहा है कि जो ट्यूब है इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो वेरिएबल है। यहां पे पतली है, यहां पे मोटी है, तो वेरिएबल हुआ ना क्रॉस सेक्शन। एज शोन इन डायग्राम, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट ए एंड बी। ये जो ए पॉइंट है यहां पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और बी पॉइंट पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो मैं आपको दे रहा हूं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट ए एंड बी आर 4 मिलीमीटर स्क्वायर एंड 2 मिलीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। 1 सीसी, सीसी मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इसको हम लोग सीसी कहते हैं। तो बेटे सेंटीमीटर क्यूब है, एमकेएस सिस्टम में हम लोग सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब बना लेते हैं। तो यहां सेंटीमीटर क्यूब दिया है, आप देख लेना, इसको मीटर क्यूब बनाना पड़ सकता है आपको। 1 cc ऑफ वाटर एंटर्स पर सेकेंड एट ए। तो ये जो ए वाला पॉइंट है यहां से 1 cc वाटर पर सेकेंड अंदर गया। देन फाइंड, 3 चीजें फाइंड करनी है। पहला, स्पीड क्या होगी ए पर, यानी अंदर घुसते समय स्पीड क्या है, स्पीड एट बी फाइंड करो। और प्रेशर डिफरेंस ए और बी का, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में प्रेशर का डिफरेंस निकालो। तो बहुत सिंपल सवाल है, 2 ही इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौली थ्योरम। आप लगाओगे दोनों इक्वेशन, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगले सेशन में मैं सोल्यूशन बताऊंगा, फिर देख लेना कि कितने बच्चे सही कर पाए हो। नोट कर लो आज का होमवर्क प्रॉब्लम। ऑलराइट बच्चों, पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को कैलोरीमेट्री पढ़ाना शुरू किया था और कैलोरीमेट्री में मैंने बस एक ही फॉर्मूला पिछले सेशन में पढ़ाया था। कैलोरीमेट्री छोटा टॉपिक है, बहुत ज्यादा फॉर्मूले, बहुत ज्यादा थ्योरी इसमें नहीं है, इट्स अ स्मॉल टॉपिक। 2 ही फॉर्मूले आपको, 2 या 3 फॉर्मूले ही सीखने हैं।
तो छोटा ही टॉपिक है। तो जो पहला फॉर्मूला मैंने पिछले सेशन में सिखाया था वो ये था कि अगर हम किसी मटेरियल को डेल्टा क्यू हीट देते हैं, डेल्टा क्यू हीट अगर हम किसी मटेरियल को देते हैं और इस हीट के कारण मटेरियल का टेम्परेचर डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो अगर हम हीट देंगे तो मटेरियल गर्म होगा, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अगर डेल्टा क्यू हीट हमने दी और हीट की वजह से टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ा, तो दी गई हीट और बढ़े हुए टेम्परेचर के बीच में ये रिलेशन होता है mc डेल्टा टी। दी गई हीट और बढ़े हुए टेम्परेचर के बीच में ये रिलेशन है mc डेल्टा टी। m मटेरियल का मास है और c एक कांस्टेंट है। ये जो c है ये एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट, या इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। दो नाम होते हैं, स्पेसिफिक हीट कहिए या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहिए, और ये मटेरियल की होती है। पिछले सेशन में मैंने ये बात बताई थी ऑफ द मटेरियल, मतलब जैसे मेरे हाथ में पेन है तो हम ये नहीं कहेंगे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ पेन, हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ प्लास्टिक। मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना। तो स्पेसिफिक हीट बॉडी की नहीं होती, किसकी होती है? मटेरियल की होती है। फिर मैंने पिछले सेशन में एक और बहुत जरूरी बात बताई थी। मैंने कहा था फिजिक्स में हम लोग डेफिनेशंस को रट्टे नहीं मारते हैं, हम लोग डेफिनेशंस को बना लेते हैं। तो पिछले सेशन में मैंने डेफिनेशन बनाना सिखाया था, एक बार दोबारा सिखा रहा हूं। सपोज करो हमें स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन बनानी है। डेफिनेशन को फिजिक्स में बनाते हैं, रटते नहीं है। तो हमें डेफिनेशन बनानी है, तो मैंने कहा था स्टेप 1 जिसकी डेफिनेशन बनानी है, फॉर्मूले से पहले उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो C की वैल्यू फॉर्मूले से डेल्टा क्यू अपॉन m डेल्टा टी आएगी। तो सबसे पहला काम ये करना है, जिसकी डेफिनेशन बना रहे हो फॉर्मूले से उसकी वैल्यू ले लो। उसके बाद डिनोमिनेटर को 1 सेट कर दो। तो if मास इक्वल टू 1 kg या 1 यूनिट एंड टेम्परेचर चेंज 1 डिग्री सेल्सियस, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू हमने दोनों की 1 कर दी। तो अगर ये दोनों 1 हो गए तो देन C इक्वल टू डेल्टा क्यू बन गई डेफिनेशन। यही डेफिनेशन है, ये जो लिखा है यही स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन है। देखो कैसे, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? कुछ नहीं, हीट होती है। देखो लिखा है ना C इक्वल टू डेल्टा क्यू, मतलब स्पेसिफिक हीट इक्वल टू हीट। तो स्पेसिफिक हीट बेसिकली हीट ही होती है। कैसी हीट? वो हीट जो यूनिट मास मटेरियल को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए चाहिए। तो जो स्पेसिफिक हीट होती है बेसिकली वो हीट ही है। कौन सी हीट है? यूनिट मास ऑफ मटेरियल को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए जो हीट चाहिए उसे ही हम मटेरियल की स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। एक बार फिर से, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? कुछ नहीं, हीट होती है। C इक्वल टू डेल्टा क्यू, स्पेसिफिक हीट इक्वल टू हीट। कैसी हीट? किसी मटेरियल के यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने में जो हीट लग जाती है। तो डेफिनेशन क्या हो गई? किसी मटेरियल के यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए जितनी हीट लगती है उसे उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। ऐसे डेफिनेशन को बना लिया जाता है, रट्टा नहीं मारा जाता। इंग्लिश में बोलेंगे amount of heat required to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree Celsius is called specific heat or specific heat capacity of the material of that substance. सिंपल, किसी मटेरियल के यूनिट मास को 1 डिग्री गर्म करने के लिए
जितनी हीट की जरूरत है उसे उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो यहां तक की बात मैंने पिछले सेशन में समझाई थी, बड़ी आसान है, मैं बहुत आसान बना के आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। जो बच्चे थोड़ा भी सिंसियरली सीखेंगे उनको सारी बात अच्छे से समझ में आएगी। अब एक चीज और बताई थी पर मैंने लिखवाया नहीं था पिछले सेशन में। देखो ये जो है क्वांटिटी हीट, ये स्केलर है, मास भी स्केलर है और टेम्परेचर भी स्केलर है। तो जब हीट स्केलर है, मास स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर है, तो जब ये तीनों स्केलर हैं तो ये भी स्केलर ही होगा। तो जो स्पेसिफिक हीट होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन वगैरह जैसी इसमें कोई चीज नहीं होती। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन वाली बात इसमें नहीं होती, क्योंकि हीट स्केलर है, मास स्केलर है, टेम्परेचर चेंज स्केलर है। तो जब सब कुछ स्केलर है तो ये भी स्केलर ही हुआ फिर तो स्पेसिफिक हीट एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे पता चला स्केलर है? फॉर्मूले से ही डेफिनेशन बन जाती है, फॉर्मूले से ही स्केलर वेक्टर पता चल जाता है, फॉर्मूले से ही यूनिट पता चल जाती है। तो स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या होगी? तो बच्चों हीट की यूनिट क्या होती है? जूल। एमकेएस सिस्टम में हीट की यूनिट जूल, मास की यूनिट किलोग्राम और टेम्परेचर चेंज की यूनिट डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस की जगह आप केल्विन भी ले लो, बराबर होता है, क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज जब होता है तो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज होना और 1 केल्विन चेंज होना बराबर होते हैं। चेंज की बात कर रहा हूं मैं। सभी बच्चे को यह बात पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो आज के बाद पता होनी चाहिए कि जो केल्विन में टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस वाले टेम्परेचर से 273 आगे रहता है। तो अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में देखो तो ये होगा 283 केल्विन, क्योंकि सेल्सियस को जब केल्विन बनाते हैं तो 273 प्लस हो जाता है। तो केल्विन में जाओगे तो 283 केल्विन हो जाएगा। 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में जाओगे तो 293 केल्विन हो जाएगा। अब देखिए टेम्परेचर तो बराबर नहीं है, सेल्सियस और केल्विन में टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। सेल्सियस में टेम्परेचर को मैं 10 लिख रहा था 10 डिग्री, केल्विन में मैं 283 लिख रहा हूं, तो टेम्परेचर की वैल्यू तो डिफरेंट है लेकिन टेम्परेचर का चेंज बराबर है। हमने यहां 10 से 20 गए यानी चेंज हुआ 10 का, 283 से 293 गए चेंज हुआ अभी भी 10 का, चेंज बराबर है। ये खास बात है। तो जब हम चेंज करते हैं, और इस फॉर्मूले में तो चेंज ही यूज होना है, टेम्परेचर का चेंज, मतलब टेम्परेचर नहीं देखना है, चेंज देखना है। तो जब हम चेंज देखते हैं तो चाहे सेल्सियस में देखो चाहे केल्विन में देखो इक्वल वैल्यू आती है। तो इसलिए सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस की जगह आप केल्विन यूनिट भी यूज कर सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, तो इस चीज को हम कई बार यूज करेंगे कि जब टेम्परेचर का चेंज देखा जाए तो चाहे सेल्सियस ले लो चाहे केल्विन ले लो, चेंज जब देखा जाए तो यहां पे हमें चेंज ही देखना है, इसलिए चाहे सेल्सियस ले लो चाहे केल्विन ले लो। तो जो स्पेसिफिक हीट की यूनिट है बच्चों, स्पेसिफिक हीट की यूनिट है वो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होती है एमकेएस सिस्टम में। हीट की यूनिट जूल, मास की यूनिट किलोग्राम, टेम्परेचर चेंज की यूनिट डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक हीट की यूनिट जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। इस यूनिट को ऐसा भी लिख सकते हैं, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। एक ही बात है, मैथमेटिकली देखो, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आपने मैथ्स में सीखा होगा, ये नीचे वाले डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस बाई 1 लिख सकते हैं और फिर ये ऊपर आके उल्टा हो जाता है। सीखा है ना, ये बचपन में सिखाया जाता है। ये इसको ऊपर लाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा, जूल पर किलोग्राम, और डिग्री सेल्सियस बाई 1 करोगे तो 1 बाई डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो बेसिकली यही बन जाएगा जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो यानी बेसिकली ये किलोग्राम और ये डिग्री सेल्सियस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये तो मैथमेटिक्स की चीज है, फिजिक्स की चीज नहीं है। तो मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि ये जो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है, इसे कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं, जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो जब हम ऐसे पर करते हैं
तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यही बनेगा, तो दिस इज सेम। तो आप चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए। ऐसे एक्सीलरेशन की यूनिट पता है ना सबको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। तो ये सेकेंड और सेकेंड मल्टीप्लाई होकर सेकेंड स्क्वायर ही बनता है। हालांकि हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते रहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं मीटर पर सेकेंड। ये तो मैथमेटिक्स की चीज है, ये दोनों सेकेंड को अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होकर सेकेंड स्क्वायर ही बना लेना है। आई होप कि आप लोग इतना तो समझ पा रहे हो। तो जो स्पेसिफिक हीट की यूनिट है एमकेएस सिस्टम की यूनिट, वो आपके सामने लिखी है जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। जूल की जगह मैं आपको बता रहा हूं हीट की कौन कौन सी यूनिट्स हम लोग अक्सर यूज करते हैं। तो हीट की यूनिट, ये जो डेल्टा क्यू है इसकी यूनिट्स, तो जूल तो एमकेएस यूनिट है। जूल की जगह किलो जूल, मेगा जूल, माइक्रो जूल, मिली जूल, सेंटी जूल, नैनो जूल, पिको जूल, नैनो जूल, पिको जूल, फेम्टो जूल, गीगा जूल, मेगा जूल, बिलियन जूल्स, जूली जूल। अरे वो होता है ना, जैसे मीटर है, फिर किलोमीटर होता है, हेक्टोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है, नैनोमीटर होता है, पिकोमीटर होता है, फेम्टोमीटर, गीगामीटर, मेगामीटर, ऐसे भी होता है। तो जैसे मीटर में ये सब किलो, सेंटी, हेक्टो, पेक्टो आते हैं, वैसे जूल में भी आप ले सकते हो किलो जूल, मेगा जूल, माइक्रो जूल, मिली जूल, नैनो जूल, पिको जूल, फेम्टो जूल, गीगा जूल, हेक्टो जूल, जूली जूल। तो मेन जो यूनिट है जूल, फिर जूल के किलो, मेगा, मिली, सेंटी, हेक्टो, डेका, डेसी, वो सब भी होंगे। तो इनमें से कोई भी आप चुन सकते हो। एमके सिस्टम में तो जूल ही लेंगे, बाकी आपकी मर्जी है, किलो जूल, मेगा जूल, मिली जूल, जो लेना चाहो ले लो। तो हीट के लिए जूल इज द बेस यूनिट, जूल के सारे डेरिवेटिव्स हैं। एक और मैंने पिछले सेशन में बताया था, एक और यूनिट यूज करते कैलोरी, हीट के लिए कैलोरी। तो कैलोरी के बाद किलो कैलोरी, मिली कैलोरी, सेंटी कैलोरी, हेक्टो कैलोरी, डेका कैलोरी, डेसी कैलोरी, नैनो कैलोरी, पिको कैलोरी, फेम्टो कैलोरी, किलो कैलोरी, गीगा कैलोरी, मिलियन कैलोरी। मिलियन बोलो या मेगा बोलो, ठीक है। इस तरह से कैलोरी ही कैलोरी। तो बेस यूनिट कैलोरी है, कैलोरी के ऑल डेरिवेटिव्स किलो, सेंटी, डेका, हेक्टो, डेसी, ये सब भी कैलोरी के सभी वर्जन्स। तो जूल ले लीजिए, कैलोरी ले लीजिए, जूल के वर्जन्स ले लीजिए, कैलोरी के वर्जन्स लीजिए, कोई भी एक उठा लीजिए। हीट की यूनिट, मास की यूनिट, तो एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम, तो बेसिक होता है ग्राम, ग्राम के वर्जन्स किलोग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, सेंटीग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, ठीक है, मेगाग्राम्स, गीगाग्राम्स एंड ऐसे। तो बेसिक यूनिट ग्राम है, ग्राम के सभी डेरिवेटिव्स हैं। एमकेएस सिस्टम में किलोग्राम चलता है, राइट। तो मास की यूनिट बेसिकली ग्राम है और ग्राम के सारे डेरिवेटिव्स आप ले सकते हो। टेम्परेचर चेंज के लिए दो ऑप्शन है, या तो डिग्री सेल्सियस लेना है या केल्विन लेना है, और कुछ नहीं ले सकते हो। या तो डिग्री सेल्सियस लेना है या केल्विन लेना है। एमकेएस सिस्टम में केल्विन लिया जाता है, एमकेएस में केल्विन, हालांकि बराबर होता है, चेंज जब देखें तो बराबर होता है, पर केल्विन लेते हैं। तो सिंपल बात यह है, मैंने इतनी सारी हीट की यूनिट लिखी है, इतनी सारी मास की यूनिट यहां पे लिखी हुई है, टेम्परेचर चेंज की दो यूनिट्स हैं। इतनी सारी यूनिट में कोई भी एक पकड़ लो हीट की यूनिट, कोई भी एक पकड़ लो मास की यूनिट, और टेम्परेचर चेंज की कोई एक यूनिट डालो। तो एक एक यूनिट डालोगे तीनों का, तो स्पेसिफिक हीट की एक यूनिट तैयार हो जाएगी। तो जैसे एमकेएस सिस्टम में हीट की यूनिट जूल डालेंगे, मास की यूनिट किलोग्राम डालेंगे, टेम्परेचर चेंज की सेल्सियस डालेंगे, तो स्पेसिफिक हीट की ये यूनिट आएगी।
सीजीएस सिस्टम में स्पेसिफिक हीट की यूनिट हम कैलोरी डालते हैं, हीट की यूनिट को कैलोरी डालेंगे। सीजीएस सिस्टम में मास की यूनिट को ग्राम डालेंगे और टेम्परेचर चेंज के लिए सेल्सियस या केल्विन जो चाहो, तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये यूनिट सीजीएस सिस्टम में स्पेसिफिक हीट की यूनिट है। तो आई होप कि जो अच्छे बच्चे हैं उनको एक बात समझ में आई होगी, हीट की बहुत सारी यूनिट है, मास की बहुत सारी यूनिट है, टेम्परेचर चेंज की 2 यूनिट है। कोई भी एक यूनिट हीट की पकड़ लो, कोई भी एक यूनिट मास की पकड़ लो और एक यूनिट टेम्परेचर चेंज की पकड़ लो, तो स्पेसिफिक हीट की एक यूनिट बनेगी। और इस तरह से हम स्पेसिफिक हीट की बहुत सारी यूनिट्स बना सकते हैं। भाई हीट की दूसरी यूनिट ले लो, मास की दूसरी यूनिट ले लो, तो स्पेसिफिक हीट की एक नई यूनिट खड़ी हो जाएगी। तो आप ये जो स्पेसिफिक हीट है इसकी बहुत सारी यूनिट्स को तैयार कर सकते हो। हीट की यूनिट बदलते जाओ तो स्पेसिफिक हीट की यूनिट बदलती जाएगी, मास की यूनिट बदलते जाओ स्पेसिफिक हीट की यूनिट बदलती जाएगी। तो आप बहुत सारी यूनिट्स स्पेसिफिक हीट की लिख सकते हो। लेकिन हम लोग जो कॉमन यूनिट्स लेंगे, मतलब क्वेश्चन में जो ज्यादातर इस्तेमाल होगी, वो होती है एमकेएस सिस्टम की यूनिट और सीजीएस सिस्टम की यूनिट। एमकेएस सिस्टम में ये यूनिट है, सीजीएस सिस्टम में ये यूनिट है। बाकी आप जूल की जगह किलो जूल कर देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं स्पेसिफिक हीट की कुछ यूनिट्स अब लिखूंगा, आप लोग मेरे साथ नोट कर सकते हैं। चलिए, तो मैं स्पेसिफिक हीट की कुछ यूनिट्स लिख रहा हूं, आप मेरे साथ भी नोट कर सकते हैं या वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कहें या इसका दूसरा नाम कहा जाए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सिंबल स्मॉल सी होता है, अब तक तो सबको पता चली गया है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है एंड इट्स यूनिट इज, तो इसकी जो यूनिट है एमकेएस सिस्टम में जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस लिखा जाएगा यूनिट को। और जैसा कि मैंने कहा था, इसको जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो और जूल की जगह किलो जूल ले सकते हैं हम, किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस लिखें या फिर किलो जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस लिखें। किलो जूल की बजाय मिली जूल, मेगा जूल, जो भी लेना चाहो ले लो, ठीक है। किलोग्राम की जगह ग्राम वगैरह भी ले सकते हो, लेकिन एमकेएस सिस्टम में यही लेना पड़ेगा, जूल और किलोग्राम। बाकी आप जूल की जगह किलो जूल, मिली जूल कुछ भी ले लो, पर वो एमकेएस सिस्टम नहीं है। किलोग्राम की जगह ग्राम, मिलीग्राम कुछ भी ले लो, तो मैं और नहीं लिख रहा हूं। अब जूल की बजाय अगर कैलोरी लिखते हो तो सीजीएस सिस्टम में फिर यूनिट को ग्राम लिखा जाएगा, तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और इसे हम कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। या फिर किलो कैलोरी ले लो, किलो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और ये जो लिखा जा रहा है किलो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, इसे हम लोग किलो कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस लिखने चाहे तो, या फिर हम लोग किलो कैलोरी पर किलोग्राम ले लें डिग्री सेल्सियस, किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी यूनिट लिख सकते हैं, मैं बहुत सारी नहीं लिख रहा हूं, मैंने कुछ लिख दी है। एमकेएस सिस्टम में ये वाली यूनिट रहती है और सीजीएस सिस्टम में ये वाली रहती है। बाकी कैलोरी के सभी डेरिवेटिव्स आप लिख सकते हो, ग्राम के आप अलग अलग वर्जन्स ले सकते हो, आपकी मर्जी है। और जितनी भी यूनिट मैंने लिखी है
इसमें डिग्री सेल्सियस की जगह केल्विन भी लिखा जा सकता है। तो इन प्लेस ऑफ डिग्री सेल्सियस केल्विन, केल्विन को के सिंबल, कैपिटल के सिंबल दिया जाता है, कैन ऑल्सो बी यूज्ड। तो नोट कर लीजिए स्पेसिफिक हीट के बारे में ये जानकारी, नोट करिए। ऑलराइट, अब मैं इसको इरेज करूंगा। अगली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मैंने अभी अभी समझाई थी कि जो स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट का दूसरा नाम क्या है, सभी को याद है? सामने लिखा हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी इसका नाम होता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो मटेरियल टू मटेरियल बदलती है। गोल्ड की अलग, सिल्वर की अलग, प्लास्टिक की अलग, आयरन की अलग, मरकरी की अलग, पानी की अलग, दूध की अलग। तो ये मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती है। तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। एंड मटेरियल की प्रॉपर्टी मतलब प्लास्टिक की होती है, पेन की नहीं होती, राइट? प्लास्टिक की होती है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। और इसकी जो वैल्यू है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन इसकी जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटीरियल। मटीरियल किस नेचर का है, मतलब मटीरियल कौन सा है, सीधी बात यही है। क्योंकि मटीरियल की प्रॉपर्टी है तो मटीरियल के नेचर पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। एंड द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, इसकी जो वैल्यू है वो प्रोसेस ऑफ हीटिंग पर डिपेंड करती है। इस चीज को थोड़ा समझते हैं कि ये प्रोसेस ऑफ हीटिंग पे डिपेंड करती है, इसका क्या मतलब है। तो फॉर एग्जाम्पल पानी की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो मैं बता रहा हूं, इसको याद रखना है। सीजीएस सिस्टम में 1 होती है, तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने आपको स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन सिखाई है, याद है? यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने की जो हीट होती है उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं डेफिनेशन, और दिमाग में अपने एक बार मेरे स्टेटमेंट को आप भी बोलिए। यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने की जो हीट है उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं, ठीक है? यूनिट मास को। तो आपने 1 ग्राम पानी लिया और 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म कर दिया, तो जितनी हीट लगेगी वही पानी की स्पेसिफिक हीट होती है। यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने की हीट को ही स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो आपने 1 ग्राम पानी लिया, 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए कितनी हीट लगेगी? 1 कैलोरी। और सभी को पता होना चाहिए 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल्स। सबको मालूम होनी चाहिए ये बात। तो 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल्स। तो फिलहाल मैं कैलोरी में बात कर रहा हूं। तो 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए 1 कैलोरी हीट चाहिए। अगर मैं 1 ग्राम की बजाय 1 किलोग्राम पानी लूंगा तो आपने 1000 गुना ज्यादा पानी ले लिया है। 1 किलोग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करना है तो फिर हीट लगेगी 1000 कैलोरी। और आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, 1 किलोग्राम पानी मतलब 1 लीटर पानी। 1 लीटर की बोतल भर दो, 1 लीटर की बोतल में जो पानी है वो 1 किलोग्राम है। क्योंकि जो पानी की डेंसिटी होती है वो 1 किलोग्राम पर लीटर होती है, तो पर लीटर 1 किलोग्राम होती है। तो 1 लीटर पानी 1 किलोग्राम का होता है, ये पानी की डेंसिटी होती है 1 किलोग्राम पर लीटर।
वैसे हम लोग पानी की डेंसिटी को ये लिखते हैं ना 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर ये मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करोगे, ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। ये सब छोटे छोटे बातें आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो आप पता करो। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। तो अगर मीटर क्यूब को लीटर बनाओगे तो ये 1000 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो 1 किलोग्राम पर लीटर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी 1 किलो का होता है। तो अगर हमने 1 किलो पानी लिया, यानी 1 लीटर पानी लिया और उसको 1 डिग्री सेल्सियस हम गर्म कर रहे हैं, तो 1000 कैलोरी हीट लगती है। लेकिन अब मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। आप 1 लीटर पानी को एक बर्तन में ले लो, आपके घर में कोई बर्तन है उसमें 1 लीटर पानी ले लो। 1 लीटर पानी लिया मतलब 1 किलो पानी लिया, और फिर उसे गैस पे आग जला के रख दो, ठीक, गर्म होने के लिए रख दो, और एक थर्मोमीटर से आप टेम्परेचर नापिए। 1 डिग्री सेल्सियस गर्म होना है। तो आपने 1 किलो पानी लिया है और उसको 1 डिग्री सेल्सियस आप गर्म कर रहे हो। कितनी हीट लगेगी? 1000 कैलोरी लगेगी, क्योंकि पानी की जो स्पेसिफिक हीट है वो यही है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस 1 कैलोरी चाहिए। आपने 1 किलो लिया है यानी 1000 ग्राम लिया है, तो 1000 कैलोरी हीट की जरूरत पड़ेगी आपको। तो आप 1 लीटर पानी ले लो और 1 लीटर पानी को गैस पे रखो, 1 डिग्री गर्म होने दो, तो आपको 1000 कैलोरी हीट लगेगी। अब मैं एक बात बता रहा हूं, पानी को गर्म करते वक्त आप बर्तन को कवर कर दो, बर्तन को ढांक दो। तो जब बर्तन को कवर करके पानी गर्म करोगे जल्दी गर्म होगा। प्रैक्टिकली आपने ये सब जानते होंगे, कभी ना कभी इस चीज को एहसास किया होगा। जब हम कवर करके गर्म करते हैं तो जल्दी गर्म हो जाता है। इसीलिए जो खाना है वो कुकर में बनाते हैं, प्रेशर कुकर में बनाते हैं ना। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में कवर करके फिर गर्म करते हैं तो जल्दी गर्म हो जाता है। और भी फायदा होता है प्रेशर कुकर के अंदर, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट फायदा यह है कि जल्दी खाना बन जाता है। तो आपकी जो घर की गैस है वो कम यूज होती है, क्योंकि खाना जल्दी बन रहा है तो गैस भी कम लगती है। तो अगर हम ढक कर गर्म करते हैं तो जल्दी गर्म होगा, 1 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाएगा जल्दी से। जल्दी से मतलब कम हीट लगेगी। तो ये 1000 कैलोरी नहीं लगेगी, कम लगेगी। अगर आप बर्तन को खुला रख के गर्म करोगे तो जो हीट यूज होगी वो अलग यूज होगी, ज्यादा यूज होगी। अगर बर्तन को खोल दोगे फिर होता है थोड़ा खुला थोड़ा बंद। तो बेटा ये जो मैं कह रहा हूं कि बर्तन को ढक कर गर्म करो, तो जब हम बर्तन को कवर कर देंगे, पूरा बर्तन ढांक देंगे, तो बेसिकली हम वॉल्यूम फिक्स कर देंगे, है ना। वॉल्यूम को फिक्स कर देंगे। तो प्रेशर कुकर में जब हम गर्म करते हैं तो फिक्स वॉल्यूम पर गर्म करते हैं, वॉल्यूम फिक्स हो जाता है। तो फिक्स वॉल्यूम पर गर्म करना आसान होता है। मतलब अगर आप फिक्स वॉल्यूम पर गर्म करने जा रहे हो तो 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने में जो हीट इस्तेमाल होगी कम इस्तेमाल होगी। और 1 डिग्री सेल्सियस में कम हीट लग रही है मतलब स्पेसिफिक हीट कम है थोड़ी सी। ये जो स्पेसिफिक हीट है थोड़ी कम है। और अगर बर्तन को खुला कर रहे हो तो खुला करेंगे तो बर्तन के ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर आएगा, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो कांस्टेंट है। तो जब हम बर्तन को खुला रख के गर्म करते हैं तो हम कांस्टेंट प्रेशर पर गर्म कर रहे होते हैं। और आपको प्रैक्टिकली ये बात पता है, खुला रख के गर्म करने पे ज्यादा हीट लगेगी। अगर आप बर्तन को खुला रख के गर्म करोगे तो मुश्किल से गर्म होगा 1 डिग्री सेल्सियस, यानी ज्यादा हीट यूज होगी। फिर अगर आप खुला बर्तन गर्म करने की कोशिश करोगे खुले बर्तन में, तो बंद बर्तन में 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने में हीट कम लगेगी, खुले बर्तन में 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने में हीट ज्यादा लगेगी। यानी बंद बर्तन में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कुछ कम हो जाती है, खुले बर्तन में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो जाती है। इसीलिए 1 डिग्री सेल्सियस को गर्म करने में ज्यादा हीट लगने लगती है खुले बर्तन में। खुला बर्तन मतलब प्रेशर कांस्टेंट, बंद बर्तन मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट।
तो देखो ये जो प्रोसेस ऑफ हीटिंग है, इसका मतलब है कि जब आप हीटिंग कर रहे हो तो क्या बर्तन को बंद किया था यानी वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था, या आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा था, बर्तन खोल के गर्म किया है। तो जो हीट आप कर रहे हो वो किस प्रोसेस में कर रहे हो, बर्तन बंद कर रहे हो या बर्तन खुला रख रहे हो, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जा रहा है, प्रेशर कांस्टेंट रखा जा रहा है, कोई और चीज कांस्टेंट रखी जा रही है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं रखा जा रहा है। ये सब बातें मैटर करती हैं। उसके हिसाब से जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वो कम ज्यादा होती है। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है कि वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड प्रोसेस ऑफ हीटिंग। हीटिंग के प्रोसेस पर डिपेंड करती है कि बर्तन खुला है या बर्तन बंद है। हीटिंग के प्रोसेस पर डिपेंड करती है, और प्रोसेस बहुत सारे हो सकते हैं, एक दो नहीं होते। जैसे एक दो तो मैंने एग्जांपल दिए कि बर्तन बंद है, बर्तन खुला है। अब बर्तन में एक छेद है, जैसे प्रेशर कुकर की सीटी आती है ना, तो छेद है और एक लिमिट से ज्यादा प्रेशर बनता है तो फिर प्रेशर वापस से नॉर्मल हो जाता है, सीटी से गैस निकल जाती है, स्टीम बाहर आ जाती है, तो वो अलग प्रोसेस हो गया। उसमें थोड़ी देर बाद प्रेशर फिर से डाउन होने लगता है, पहले बढ़ता है फिर डाउन होता है, पहले बढ़ता है फिर, वो अलग प्रोसेस है। तो प्रोसेस जो होता है हीटिंग के प्रोसेस, ये इनफाइनाइट टाइप के प्रोसेस हो सकते हैं, एक दो प्रोसेस नहीं है, देयर कैन बी मेनी प्रोसेसेस। लेकिन आपको इस वक्त सिर्फ इतना समझना है कि जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है वो प्रोसेस ऑफ हीटिंग पे डिपेंड करती है। और प्रोसेस ऑफ हीटिंग का मतलब है कि जब आप हीट कर रहे हो तो क्या आपने कोई चीज कांस्टेंट रखी है। जैसे अगर बर्तन को ढाक दिया है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है आपने, अगर बर्तन खोल दिया है तो प्रेशर कांस्टेंट रखा है। तो हीटिंग के समय क्या कांस्टेंट है, और ऐसा भी हो सकता है कुछ भी कांस्टेंट ना हो, सब कुछ चेंज हो रहा हो हीटिंग के दौरान, ऐसा भी हो सकता है। तो बच्चों, जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है और प्रोसेस ऑफ हीटिंग पे डिपेंड करती है। ठीक, प्रोसेस ऑफ हीटिंग बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस पॉसिबल है, इनफाइनाइट टाइप के प्रोसेस हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन प्रोसेस है हीटिंग के, सबसे कॉमन प्रोसेस मतलब जो ज्यादातर हम लोग करते हैं, एक होता है वॉल्यूम पूरा कांस्टेंट होना, यानी बर्तन को पूरा कवर करके गर्म करो, तो कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग। और एक होता है बर्तन को पूरा खोल कर गर्म करें, कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग। ये सबसे कॉमन टाइप की हीटिंग प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग, कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग, ये सबसे कॉमन टाइप की हीटिंग प्रोसेस है। जो मैं अभी बता रहा हूं हीटिंग प्रोसेस से रिलेटेड बात, इसको ध्यान रखना है, ये काम आएगी आपके, अभी तुरंत काम नहीं आएगी, कुछ वक्त के बाद इसका काम पड़ेगा, तब तक भूल मत जाना, ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं। तो प्रोसेस ऑफ हीटिंग पर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू डिपेंड करती है, और मैंने अभी समझाया प्रोसेस ऑफ हीटिंग मतलब क्या चीज। और सबसे कॉमन जो प्रोसेस ऑफ हीटिंग है वो है बर्तन को पूरा कवर करके हीट करना, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग, और दूसरा है बर्तन को पूरा ओपन करके गर्म बंद करना, कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ हीटिंग प्रोसेस है। और आप लोग समझ सकते हो, बर्तन कवर करके जल्दी गर्म हो जाता है, यानी बर्तन कवर करके स्पेसिफिक हीट कम होती है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम की जो स्पेसिफिक हीट है वो लेस होती है, कांस्टेंट प्रेशर वाली हीट इससे थोड़ी ज्यादा होती है। इन चीजों का सबका यूज होना है जो भी मैं बता रहा हूं, तो मैं चाहता हूं यूज जब होगा तब होगा, अभी आपको समझ में आना चाहिए और फिर दिमाग में इसको रखना है, मतलब रिकॉल कर लो अपने मन में एक दो बार, इस मेरी बात को सोच लो ताकि मेरी बात अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो मैंने अभी प्रोसेस ऑफ हीटिंग के बारे में बताया है इसका इस्तेमाल होगा, पर तुरंत इस्तेमाल अभी नहीं होगा, कुछ दिनों बाद होगा, तब तक भूल नहीं जाना। उसके लिए मन में अच्छे से मेरी बात को एक बार सोच लो, मन में बैठाओ। प्रोसेस ऑफ हीटिंग का मतलब क्या है मैंने समझाया। दो सबसे कॉमन प्रोसेस ऑफ हीटिंग है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग, कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जल्दी गर्म होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब बर्तन को ढांक के गर्म करो, जल्दी गर्म होगा, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट कम रहती है। और कांस्टेंट प्रेशर यानी बर्तन को खुला रख के गर्म करो, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट थोड़ी ज्यादा होती है।
आई होप कि मेरी ये सारी बातें आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रही है। तो फिलहाल आप ये स्टेटमेंट नोट करिए फटाफट। चलिए एक और बात मैं बता रहा हूं इस स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड, आज की क्लास में एक और चीज बता रहा हूं। अभी तक मैं ये कह रहा था कि ये जो स्पेसिफिक हीट है ये कांस्टेंट होती है, अभी तक तो यही कह रहा था मैं ना कि कांस्टेंट होती है, बट रियल लाइफ में ये कांस्टेंट नहीं होती। इसकी जो वैल्यू है वो रियल लाइफ में बदलती है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहती है। डेफिनेशन क्या है इसकी? यूनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने में जो हीट इस्तेमाल होती है उसे ही स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। यही तो डेफिनेशन है ना इसकी। तो अब देखो बेटे, आपको 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करना है, तो मान लो आपने 1 ग्राम पानी लिया, 1 ग्राम पानी लिया, यूनिट मास हो गया, और 1 डिग्री गर्म करो तो जितनी हीट यूज होती है उसे ही हम स्पेसिफिक हीट कहेंगे। पानी की मटेरियल की प्रॉपर्टी, पानी की स्पेसिफिक हीट। तो 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने वाली हीट को ही कहा जाएगा पानी की स्पेसिफिक हीट। लेकिन बेटे ये जो 1 डिग्री सेल्सियस आप गर्म कर रहे हो, तो सपोज करो आपने 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस गर्म किया, 1 डिग्री गर्म किया ना, 10 डिग्री सेल्सियस टू 11 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री हुआ, और फिर आप 90 डिग्री सेल्सियस से 91 डिग्री सेल्सियस गर्म करो, यहां भी 1 डिग्री है, तो बराबर हीट यूज होनी चाहिए। अगर ये कांस्टेंट है तो भाई, अगर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है तो कोई भी 1 डिग्री गर्म किया जाए बराबर हीट लगेगी। तो चाहे 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाए या 90 डिग्री सेल्सियस से 91 डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाए, कोई भी 1 डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाए, बस 1 डिग्री होना चाहिए। कहां से शुरू कहां पे खत्म इससे मैटर नहीं करता, 1 डिग्री होना चाहिए। तो अगर स्पेसिफिक हीट एक कांस्टेंट है तो कोई भी 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाएंगे तो उसमें उतनी ही हीट हर बार लगेगी। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। रियल लाइफ में सपोज करो 10 से 11 गए, सपोज करो 1 कैलोरी हीट लग गई, लेकिन 90 से 91 जाओगे तो थोड़ी डिफरेंट लग सकती है, 1.0000002 कैलोरी। तो मतलब 10 डिग्री सेल्सियस पर जो स्पेसिफिक हीट है और 90 डिग्री सेल्सियस पर जो स्पेसिफिक हीट है वो सेम नहीं है, तभी तो ये अलग अलग हीट यूज हो रही है ना, क्योंकि हम तो एक ही डिग्री गर्म कर रहे हैं। अगर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है तो कोई भी 1 डिग्री गर्म करो बराबर हीट आनी चाहिए, बराबर हीट यूज होनी चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में 10 से 11 गर्म करोगे अलग हीट इस्तेमाल होती है, 90 से 91 पानी गर्म करोगे अलग हीट इस्तेमाल होती है। हालांकि ये जो फर्क है 10 से 11 की जो स्पेसिफिक हीट है और 90 से 91 की जो स्पेसिफिक हीट है, इसमें बहुत माइन्यूट फर्क है। देखो 0.000, ये मैंने एग्जांपल वैल्यूज लिखी हैं, इन वैल्यूज को रियलिस्टिक नहीं मानना है, मैं आपको समझाने के लिए वैल्यूज दे रहा हूं। ये जो फर्क है स्पेसिफिक हीट की वैल्यू में, ये बहुत ही नेग्लिजिबल है, मतलब ना के बराबर है। तो अगर आप इसको कांस्टेंट कह रहे हो तो उसमें भी कोई खास मिस्टेक नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि ऑलमोस्ट तो सेम ही है ना। लेकिन प्रैक्टिकली 100% कांस्टेंट ये नहीं होता है। प्रैक्टिकली स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी टेम्परेचर के साथ बदलती है, मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो अभी तक जब मैंने आपको सिखाई है स्पेसिफिक हीट के बारे में, मैंने ये कह के सिखाया कि ये कांस्टेंट है। तो अब मैं आपको थोड़ी रियलिस्टिक बात बता रहा हूं, रियल लाइफ में जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं होती है। रियल लाइफ में स्पेसिफिक हीट की वैल्यू रियल लाइफ में टेम्परेचर के साथ बदलती है, लेकिन टेम्परेचर के साथ इसकी वैल्यू में आने वाला जो चेंज है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो बदलती है, इतना माइन्यूट बदलती है, इतना कम बदलाव आता है कि हम इसको कांस्टेंट की तरह मान भी ले तो फर्क नहीं पड़ता। अगर 100 डिग्री भी टेम्परेचर बदल गया है तो
100 डिग्री सेल्सियस की रेंज में भी इसकी जो वैल्यू में बदलाव आता है वो बहुत स्मॉल बदलाव आता है। मतलब अगर 100 डिग्री भी टेम्परेचर बदल दिया जाए तो भी आप कह सकते हो कि ये कांस्टेंट रहा, कोई आपकी बात को गलत नहीं कहेगा, प्रैक्टिकली भी। लेकिन अगर हम बिल्कुल प्रिसाइज बात करें, एग्जैक्ट बात करें, तो ये कांस्टेंट फिर नहीं है, बदलता है। अभी तक हमने कहा कि ये कांस्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू टेम्परेचर के साथ बहुत माइन्यूट चेंज होती है, लेकिन चेंज होती है। क्योंकि बहुत माइन्यूट चेंज होती है, तो अगर हम इसको कांस्टेंट की तरह डील कर लेते हैं तो उसमें कोई खास गलती नहीं है। लेकिन अगर सही बात देखी जाए तो स्पेसिफिक हीट इज नॉट कांस्टेंट इन रियल लाइफ। एक्चुअली द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट चेंजेस विद टेम्परेचर। क्वेश्चन में जब तक क्वेश्चन खुद ना कहे कि स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ बदल रही है, जब तक क्वेश्चन खुद नहीं कहता तब तक आप क्या मानोगे? आप इसको कांस्टेंट ही मानोगे। क्वेश्चंस के दौरान हम कांस्टेंट मानेंगे जब तक क्वेश्चन खुद नहीं कहे कि स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ बदल रही है। अभी मैं ये भी बताता हूं कि अगर क्वेश्चन में लिखा है टेम्परेचर के साथ बदल रही है तो क्वेश्चन को कैसे करना है। फिलहाल आपको मैं जो बात समझाना चाहता हूं वो समझिए। अभी तक मैंने बोला था कि स्पेसिफिक हीट एक कांस्टेंट होता है, यही बोला था। अब मैं अपनी बात को करेक्ट कर रहा हूं। प्रैक्टिकली जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। प्रैक्टिकली स्पेसिफिक हीट की वैल्यू खुद टेम्परेचर के साथ बदलती है। तो 10 डिग्री सेल्सियस से 11 डिग्री सेल्सियस में जो हीट इस्तेमाल हो रही है वो अलग है। 90 डिग्री सेल्सियस से 91 डिग्री सेल्सियस में जो हीट इस्तेमाल हो रही है वो थोड़ी सी अलग है। तो ये जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है ये खुद टेम्परेचर के साथ साथ बदलती जाती है, और इसीलिए अलग अलग टेम्परेचर पर 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने में अलग अलग हीट यूज होती है, क्योंकि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू खुद टेम्परेचर के साथ बदलती रहती है। लेकिन टेम्परेचर के साथ इसकी वैल्यू में आने वाला बदलाव इतना छोटा होता है कि हम चाहे तो 100 डिग्री टेम्परेचर रेंज में भी इसको कांस्टेंट की तरह डील कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी गलती नहीं है। ठीक है, यही चीज अब मैं लिखवाने जा रहा हूं। तो यही चीज मैं लिखवाने जा रहा हूं। स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका सिंबल तो आपको क्लियर ही है, स्मॉल सी ऑफ अ मटीरियल इज एक्चुअली नॉट कांस्टेंट। ये एक्चुअली कांस्टेंट नहीं है, बट वेरीज विद टेम्परेचर। ये खुद भी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। कहने का मतलब ये है कि स्पेसिफिक हीट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर के साथ बदलती जाती है, लेकिन हाउएवर द वेरिएशन in value of specific heat with temperature, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू में टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन यानी चेंजेस आते हैं आर सो स्मॉल, इतने कम चेंज आता है, सो स्मॉल सो दैट we can consider it to be a constant। हम कांस्टेंट की तरह भी अगर मान के चले तो फर्क नहीं है कोई, क्योंकि बहुत स्मॉल चेंज आता है। we can consider it to be a constant even for temperature changes up to 100 डिग्री सेल्सियस। अगर 100 डिग्री भी गर्म कर दिया
तो 100 डिग्री की रेंज में भी आप इसको अगर कांस्टेंट कह दोगे तो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बहुत कम चेंज आता है इसकी वैल्यू में, करीब करीब फिक्स होती, करीब करीब। नोट करिए इसको। तो वीडियो पॉज करके आप ये स्टेटमेंट, ये पैराग्राफ नोट कर लीजिए कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू एक्चुअली में कांस्टेंट नहीं होती, प्रैक्टिकली बदलती है टेम्परेचर के साथ। तो ये टेम्परेचर का फंक्शन होती है, लेकिन अगर 100 डिग्री भी टेम्परेचर बदल जाए तो इसकी वैल्यू को करीब करीब कांस्टेंट माना जा सकता है। क्वेश्चन में जब तक ना कहा जाए आपको कांस्टेंट की तरह ही मानना है, यही फॉर्मूला उठा के लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब अगर क्वेश्चन कह दे कि टेम्परेचर के साथ बदलता हुआ मानो, क्वेश्चन ऐसा कैसे कहेगा? क्वेश्चन सीधे सीधे लिखता है कि स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन C इक्वल टू 2TQ। तो देखो टेम्परेचर के साथ साथ स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बदल रही है। जब क्वेश्चन कह रहा है कि टेम्परेचर के साथ बदल रही है, तब आपको कोई हक नहीं है कि आप कांस्टेंट माने। जब तक क्वेश्चन नहीं कहेगा तब तक कांस्टेंट मानेंगे, लेकिन क्वेश्चन खुद कहे कि स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ बदल रही है, तो फिर कैलकुलेशन कैसे किए जाएंगे? रिज्म में काम करना शुरू करेंगे। तो अब मैं ये लिखवाने जा रहा हूं कि अगर टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिक हीट को बदलता हुआ लें, मतलब कांस्टेंट ना माने, तब कैलकुलेशन करने का सही तरीका क्या होता है। तो इफ वी डू कंसीडर, अगर हम कंसीडर करें टेम्परेचर के साथ चेंज को, इफ वी डू कंसीडर द चेंजेस in value of a specific heat with temperature, अगर हम कंसीडर करें द चेंजेस इन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट विद टेम्परेचर, then we have to work in differential formalism as follows. तो फिर हम लोग डिफरेंशियल फॉर्मलिज्म में काम करेंगे। डिफरेंशियल फॉर्मलिज्म में काम करने का मतलब है डेल्टा क्यू को डी क्यू लिखा जाएगा इक्वल टू एम सी, डेल्टा टी को डी टी लिखेंगे, डिफरेंशियल फॉर्मलिज्म में लिखेंगे। तो डेल्टा क्यू को डी क्यू, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। लेकिन ये तब करेंगे जब हम कंसीडर करेंगे चेंजेस इन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट विद टेम्परेचर, मतलब जब क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दिया जा रहा है, मतलब क्वेश्चन खुद कह रहा है स्पेसिफिक हीट को कांस्टेंट नहीं मानो, तब ये करेंगे। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन थी, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन बनाते हैं, फॉर्मूले से वैल्यू निकालते हैं। अभी हमने ऐसे निकाला था ना, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। डिफरेंशियल फॉर्मलिज्म में डेल्टा क्यू को लिखेंगे डी क्यू और डेल्टा टी को लिखेंगे डी टी, और ये तभी करेंगे जब स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ बदलती हुई कही जाएगी। उसके बाद क्या करना है सारे बच्चे जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इंटीग्रेट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एम सी डी टी होगा और इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन में ये m बाहर आ जाएगा, सी डी टी। m यानी कि मास तो कांस्टेंट है, शुरू में टेम्परेचर T1 है और शुरू में हमने कोई हीट नहीं दी है। आपसे पूछा जाएगा कि टेम्परेचर को T1 से T2 करने के लिए कितनी हीट लगेगी, तो 0 से Q हीट लग गई। तो लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन dq करो, लिमिट लगाओ, Q आएगा। राइट हैंड साइड पे मास बाहर आ गया इंटीग्रेशन के,
स्पेसिफिक हीट का टेम्परेचर के टर्म्स में फंक्शन दिया है, उसको इंटीग्रेशन के अंदर रखो, इंटीग्रेट करो, लिमिट लगाओ, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये प्रोसीजर तभी करना है, मतलब डिफरेंशियल फॉर्मुलिज्म में हम तब काम करेंगे जब स्पेसिफिक हीट को कांस्टेंट ना दिया हो, क्वेश्चन खुद कहे कि टेम्परेचर के साथ बदल रही है तब। जब तक क्वेश्चन नहीं कहेगा तब तक हम मान लेंगे स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो सीधे फॉर्मूला लगाओ डेल्टा क्यू एमसी डेल्टा टी, क्वेश्चन खत्म। तो बहुत रेयर ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ बदलती हुई मानी जाएगी। तो अगर टेम्परेचर के साथ बदलती हुआ कंसीडर करें, मतलब कांस्टेंट नहीं करें, तो डिफरेंशियल फॉर्मुलिज्म में काम करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आई है मेरी बात, एंड आई ऑल्सो होप कि जब क्वेश्चन आएंगे जिसमें स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ बदलती हुई कही जाएगी तो आप मेरी बात याद रखोगे, डिफरेंशियल फॉर्मुलिज्म में वर्किंग करोगे। डिफरेंशियल फॉर्मुलिज्म का मतलब है डेल्टा क्यू को डी क्यू लिखना है, डेल्टा टी को डी टी लिखना है, इंटीग्रेट कर देना है। स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ बदल रही है, क्वेश्चन खुद कहेगा, मतलब स्पेसिफिक हीट एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर क्वेश्चन आपको देगा, वो इंटीग्रेशन के अंदर रखना है। इंटीग्रेशन करना तो मैंने सिखाया ही है, तो नोट कर लीजिए। आज के सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।